हेलो एवरीवन, ईसी क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, वो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपसे बताया कि हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको वोल्टेज के बारे में बताएंगे, करंट के बारे में बताएंगे, यहाँ तक कि रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। लेकिन उनको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत उसका बेसिक देखेंगे कि उसमें परमाणु क्या होता है, ठीक है, आवेश क्या होता है, चार्ज, इसको चार्ज कहते हैं, चार्ज क्या होता है, और एक दो लॉ हैं जैसे कि कूलाम का नियम क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। सो ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं थोड़ा उसको देखेंगे। उसके बाद अपना रजिस्टेंस, वोल्टेज और कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे बेसिक चीज़ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज देखते हैं कि परमाणु क्या होता है। थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट है लेकिन स्टार्ट करेंगे थोड़ा इससे बेसिक से, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु को कहते हैं एटम, ठीक, एटम। एटम इज परमाणु, मतलब कोई भी पदार्थ जो होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कण, ठीक है, कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। कोई भी पदार्थ है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसको परमाणु कहते हैं। परमाणुओं के मेल से जो बनते हैं वो अणु बनते हैं, अणु बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से जिससे मिलकर बनता होता है उसको परमाणु कहते हैं। परमाणु जो है रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सकता है, मतलब उसको केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसको अलग अलग तोड़ा जा सकता है। और अलग अलग कैसे तोड़ा जा सकता है? सबसे छोटा भाग हुआ परमाणु। परमाणु के भी बहुत छोटे छोटे भाग होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो परमाणु को अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो 3 भागों में टूटता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, ठीक है। और पदार्थ का वो छोटा सा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है? एटम, ठीक है। तो परमाणु भी अगर आपको कोई पूछे कि परमाणु क्या होता है तो परमाणु पदार्थ का वो छोटा कण होता है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा तोड़ा जा सकता है। तोड़ा, और किस भागों में तोड़ा जा सकता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो और आगे पढ़ते हैं कि यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं रहता है। तो ये परमाणु जो है वो स्वतंत्र रूप में विद्यमान होता है, मतलब कि एकदम फ्री नहीं उपस्थित होता है। यह मुख्यतः 3 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। एक परमाणु जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक। आगे हम इसका पूरा डायग्राम देखेंगे थोड़ा बहुत, पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि होता क्या है, ठीक। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। जो प्रकृति के जो मूल कण होते हैं वो 3 मूल कण हैं, ठीक। प्रकृति के जो 3 मूल कण हैं वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं, जबकि परमाणु के केंद्र में संघ भाग है, जो कि केंद्र में संघ भाग है। मतलब कि कोई एटम है, उसका एक न्यूक्लियस होता है, एक ऑर्बिट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को कहते हैं नाभिक। तो नाभिक में आपके जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और जो बाहर की जो कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे एक पूरा डायग्राम है उसके द्वारा समझेंगे, पहले बस इतना देख लीजिए कि एक एटम में क्या क्या होता है। तो परमाणु का केंद्र संघ भाग होता है, मतलब संघन भाग होता है। एक परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जो कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो प्लस का 1.6 गुना 10⁻⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पे प्लस का 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश होता है। आगे जानेंगे कि आवेश क्या होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ बस माइनस का साइन लग जाता है का कूलम का आवेश होता है। तो ये चीज़ें होती हैं एक परमाणु में। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ माइनस का। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि परमाणु के बारे में थी। अब देखते हैं आगे की परमाणु। देखो ये पार्ट्स ऑफ एन एटम। तो अभी हमने बताया जैसे कि ये एक परमाणु है, मतलब एटम है। ये इसका देखिए ये होता है एकदम नाभिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में आपके देखो जो प्लस वाले हैं वो है प्रोटॉन, ये जो प्लस है ये प्रोटॉन है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोटॉन पे जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है,
न्यूट्रॉन नेचुरल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो नेचुरल जो होता है वो कहता है न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो जो परमाणु के जो नाभिक में होते हैं वो होते हैं सबको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक जो परमाणु बना होता है वो 3 चीज़ों से बनकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये रहा पूरा एटम का स्ट्रक्चर, पूरा एक पार्ट्स ऑफ एन एटम, ठीक है। इसी के बाद अब हमने देखा कि यहाँ पर देखो एक लिखा हुआ है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में आवेश। आवेश आवेश किसी भी पदार्थ का कोई गुण होता है, गुण होता है, उसकी एक प्रॉपर्टीज होती है जो ये डिसाइड करती है कि वो कोई रासायनिक क्रिया में आवेश। तो यह किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु जो है किसी वैद्युत में आकर्षण एवं प्रकर्षण का या विकर्षण का अनुभव करती है, मतलब अट्रैक्शन या डिप्रेशन उसका अनुभव करती है, वो कहलाता है आवेश। आवेश एक तरह से मान लीजिए कोई इंसान है, उसके अंदर मतलब कुछ कमियां हैं, तो वो जो है कमियां हैं और अच्छाइयां हैं और बुराइयां हैं, तो जो उसके गुण होते हैं ना वो उसका चार्ज कहलाते हैं। जैसे कोई अच्छा इंसान है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, कोई अच्छा इंसान नहीं है उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो एक तरीके से चार्ज जो है उसका गुण कहलाता है, किसी भी पदार्थ का गुण उसका चार्ज कहलाता है, उसका आवेश कहलाता है, ठीक है। तो कोई पूछे आपसे कि चार्ज क्या होता है, तो किसी पदार्थ का गुण जिसके कारण वह वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन का अनुभव करता है, ठीक। तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। कई बार पूछा जाता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये कूलाम होता है, कूलाम आवेश का। सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, जो मेन कर दिए हैं, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक जो है एम्पियर सेकंड भी होता है, एम्पियर सेकंड, ठीक है। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो आवेश जो है 2 प्रकार का होता है, ऋणावेश और धनावेश। तो सबसे पहले जो है धन या ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वस्तुओं को आवेश करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी, मतलब वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया की जो थ्योरी दी थी वो सबसे पहले थेल्स ने दी। तो थेल्स ने ही बताया कि वस्तुएं जो आवेशित आवेश मतलब कि आवेशित करने की प्रक्रिया, ठीक। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब थेल्स ने अपनी थ्योरी में क्या कहा कि जब एक आपने स्टोरी पढ़ी होगी 10th क्लास में, जब आप आवेश पढ़ते हैं तो उसमें आप बताते हैं कि कांच की छड़ को रेशम की छड़ से ऐसे रगड़ने पर उसको आवेशित हो जाती है, क्योंकि जो कांच का टुकड़ा है वो इलेक्ट्रॉन त्याग के कारण धनावेशित हो जाता है, तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण के कारण ऋणावेशित हो जाता है। तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होती चलती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो हम ऐसे कागज को भी देखते हैं, कागज को घिसते हैं, ऐसे सिर से लगाते हैं, फिर ऐसे करते हैं तो अट्रैक्ट होती है। तो वो क्रिया कहलाती है, क्या कहती है? आवेशित करने की क्रिया कहलाती है, ठीक। तो आवेशक का एक फॉर्मूला है कि Q बराबर एन, Q इज इक्वल टू एन, आवेश का। यहाँ पे Q जो है वो आवेश है कि कितना आवेश उत्पन्न हुआ है, ठीक, आवेश। एन यहाँ पर जो है कि कितना इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने किसी से घिसा उसको, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए या उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब त्याग दिया या ग्रहण किया। तो उसमें जो एन संख्या है वो नंबर्स को दिखाती है, इलेक्ट्रॉन्स की को, और ई दिखाता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो ई है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश और एन है नंबर्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो एक फॉर्मूला होता है Q बराबर एन, ठीक है। तो यहाँ तक आवेश। अब देखिए ये 2 प्रकार के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कैसे आवेश है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही हम
आगे पढ़ेंगे एक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, धारा के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पता है धारा कैसे प्रभावित होती है, तो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर चलती है। यहाँ पर दिखाया देखो कैसे पॉजिटिव से निकल रहे हैं आवेश और नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव से निकल रहे हैं नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव से निकल रहे हैं नेगेटिव, तो धारा जो बहती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है। ठीक है, तो जब आवेश पढ़ लिया तो आवेश का एक नियम था जो कि कूलाम ने दिया था, तो उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए हमको। जब बेसिक कर रहे हैं तो सारा क्लियर कर चलेंगे। हमने परमाणु देख लिया कि परमाणु क्या होता है, एटम के बारे में जान लिया, आवेश के बारे में जान लिया, तो आवेश से आगे एक थोड़ा थोड़ा सा और एक नियम है, वो होता है कूलाम का। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कूलाम का क्या नियम है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कूलाम का नियम को देखिए या बताइए। कोई कोई तो पूछ लेता है, थ्योरिकल पूछ लेता है, क्या बताइए कूलाम का नियम क्या होता है, स्किल टेस्ट या वैसे पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम ने दिया, कूलाम ने क्या किया कि दो स्थिर आवेशों के बीच में एक नियम दिया कि ये दो आवेश है, मान लीजिए Q1 है, कूलाम का नियम या आवेश का नियम। ठीक है, किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल मतलब इलेक्ट्रिक बल आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण बल, दोनों बल हो सकते हैं, क्या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध अनुपातिक है। मान लीजिए ये दो Q1 Q2 आवेश, मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, अब ये दो आवेश हैं, तो इन दोनों की एक बीच की दूरी है r, तो इन दोनों के बीच में जैसे ये Q1 है Q2 है, अब इन दोनों के बीच में जो लगने वाला जो बल है वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो F इज इक्वल टू F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इज इक्वल टू Q2, मतलब दोनों के गुणनफल के समानुपाती, लेकिन जो उसके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हो गया कूलाम का नियम कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण उन आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई। F इज प्रोपोर्शनल टू या रेसिप्रोकल टू 1/r स्क्वायर, या तो प्रोपोर्शनल टू लिखा 1/r स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को मिलाने पर तो मान लीजिए F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू Q1/Q2 बट्टे r स्क्वायर हो गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर K एक नियतांक है मतलब कांस्टेंट है, तो K की वैल्यू जो है आती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखने पर, K की वैल्यू जो है याद कर लीजिएगा होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1/r स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे सेंटी स्क्वायर। ठीक है, ये होती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.5 गुणा 10⁻⁻12। ये चीज़ें याद करने की होती हैं, एक थ्योरिकल निकल के आती हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको थोड़ा बहुत बेसिक है तो इसको खुद थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम तो क्लियर हो गया कि कूलाम का नियम होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है पूरा कूलाम का नियम। अब नेक्स्ट चलते हैं, कूलाम के नियम के बाद जो आता है वो हमारा आता है विद्युत वाहक बल या विभवांतर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंशियल। तो विद्युत वाहक बल होता है जैसे ही कोई मतलब चालक पदार्थ में विद्युत धारा बहती है तो उसमें जो एक प्रेशर काम करता है, मतलब धारा को एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने का जो काम करता है, बल जो काम करता है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब हमने कोई धारा बहानी है किसी चालक तार में, तो धारा जो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो जाएगी, मतलब कि यहाँ से जैसे कोई एक चालक तार है तो धारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रभावित होगी, तो इस सिरे से लेके इस सिरे तक जो धारा प्रभावित होगी उसमें जो बल जो काम करेगा वो कहलाता है विद्युत वाहक बल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है,
ये सेल से प्राप्त किया जाता है, सेल, ये सेल से, बैटरी से, जनरेटर में देख रहा होगा आपने है, आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। पूछ लेता है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत मात्रक वाहक बल का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। इसको वी से सूचित करते हैं, छोटी वाली वी से, ठीक है। तो ये होता है एक विद्युत वाहक बल। और इसमें विभवांतर क्या होता है, ठीक है। तो मतलब कि जब कोई धारा किसी चालक तार में बही जाती है तो उसके सिरों पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। उन दोनों का जो अंतर होता है वो कहलाता है विभवांतर। जैसे एक कोई चालक तार है, मान लीजिए कोई चालक तार है, जैसे कोई एक चालक तार है, अब इसमें कोई धारा बह रही है, ठीक है। तो इसके यहाँ वाले सिरे पे, यहाँ वाले सिरे पे दोनों पे विभव होते होंगे। अब मान लीजिए इन दोनों विभव का जो डिफरेंशियल होगा, जो उसका डिफरेंस होगा वो कहलाता है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब दोनों के पोल का बीच का डिफरेंस जो होगा वो कहलाता है विभवांतर। तो वो कहलाता है विभवांतर। इसका ही मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम तीन चीज़ें देख लिए हैं। हम अपने एटम के बारे में देखेंगे कि एटम क्या होता है। एटम के बाद हम आवेश देख लिए कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। और चार्ज किसी पदार्थ का गुण होता है जो कि वैद्युत में पता लगाता है कि वो आकर्षण कर रहा है कि प्रतिकर्षण कर रहा है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। आवेश का मात्रक देख लिया, कूलाम होता है। एक आवेश बराबर कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें देख ली हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आगे थोड़ा बेसिक से आगे चलते हैं। विभव देख लिए, विद्युत वाहक बल देख लिया, विभवांतर क्या होता है कि कोई चालक तार में जब कोई धारा बहती है तो उसके सिरों पे उत्पन्न विभव का अंतर, दोनों विभवों का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक, यहाँ तक हो गए हमारे तीन चार कंसेप्ट, मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। ठीक, अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो आती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो मेन है वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब तक हम देखो एटम पढ़ लिए, एटम में हमने इलेक्ट्रॉन्स देखे, प्रोटॉन्स देखे, न्यूट्रॉन्स देखे, ठीक है। और उसके बाद हम आवेश भी पढ़े कि आवेश क्या होता है। तो आवेश के बाद जो हम कूलाम का नियम भी पढ़ लिए, कूलाम के नियम कहते हैं कि विभवांतर बल क्या होता है। तो इसी से बड़ा बनता है एक अगला टर्म आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो किसी तत्व या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को धारा कहते हैं। मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, मान लीजिए कोई तार है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह हो रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह हो रहे हैं वो उसकी धारा कहलाती है। या आवेश प्रवाह, अब कोई इलेक्ट्रॉन्स है तो उस पर कोई ना कोई आवेश होगा, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो मान लीजिए चार्ज अथवा इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर धारा कहलाती है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक, यहाँ Q बराबर होता है आवेश और T होता है कितने समय में। मान लीजिए T बराबर 1 समय है तो मतलब कि 1 एम्पियर बराबर हो गया 1 कूलम आवेश। मतलब 1 एम्पियर बराबर हो गया 1 कूलम आवेश, मतलब कि 1 कूलम आवेश को प्रभावित करने में जितना समय लगता है वो 1 एम्पियर के बराबर कहलाता है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्यू टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपन टी। एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में जो समय लगता है वो 1 एम्पियर कहलाता है। तो यहाँ कूलाम हो गया, तो इसका जो धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, सबको पता है। जैसे यदि किसी बिंदु से 1 सेकंड में 6.28 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाए तो धारा का मान 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, सबको पता था ये वाला। एक सेकंड में 6.28 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाएंगे, मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाएंगे तो उस धारा का मान 1 एम्पियर हो जाता है। ठीक, क्यू अपन टी एक आवेश। ठीक है, और विद्युत धारा का वेग के समान इतना हो, विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान, मतलब विद्युत धारा जो होती है वेग प्रकाश के समान होती है। तो वेग प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10⁸
ये भी याद रख लीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है क्योंकि ये सदिश के जोड़ को नियम का पालन नहीं करती है। एक साथ मतलब एक राशियाँ आती हैं सदिश या अदिश राशियाँ, तो विद्युत राशि जो होती है वो अदिश राशि होती है क्योंकि इसमें ना तो धारा वो दिशा होती है ना ही परिमाण होता है। ठीक। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। विद्युत धारा मतलब एक तरीके से क्लोज सर्किट में काम होगी, ना कि ओपन सर्किट में, तो बंद परिपथ में होगी। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मान चुनती है। मान लीजिए कि ये एक बड़ा सर्किट है और एक ये छोटा सर्किट है, तो विद्युत धारा जो है मान लीजिए इतना बड़ा सर्किट है और एक बड़ा सर्किट है, तो जो विद्युत धारा होगी वो हमेशा छोटे सर्किट में होगी। मतलब कि एक लॉन्ग रास्ता है, एक शॉर्ट रास्ता है, तो विद्युत धारा अगर जाएगी तो हमेशा शॉर्ट रास्ते से जाएगी। जैसे यहाँ से एक शॉर्ट रास्ता कर दिया, तो ये विद्युत धारा जैसे यहाँ से गई, तो यहाँ से ये ऐसे करके लौट आएगी, यहाँ तक सप्लाई नहीं होगी उसकी, तो हमेशा शॉर्ट रास्ता देखती है। इलेक्ट्रॉन्स का बहाव हमेशा ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हमेशा जो होता है ऋण वस्तु से धन की ओर होता है, जबकि धारा का उल्टा होता है। ठीक है, तो हमेशा ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर, तो ऋण से धन की ओर। ठीक है, जिधर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं धारा उधर की उल्टी बहती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हमेशा ऋण से धन है तो धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगी। ठीक, आगे देखते हैं। ये एक इलेक्ट्रिसिटी करंट है। मान लीजिए एक वायर लगा हुआ है, एक बल्ब है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए ऐसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की ओर, जबकि देखो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो ऑफ कहाँ है, हाँ नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हमेशा। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए कैसे चल रहा है, हमेशा पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की ओर। मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं धारा उसके विपरीत दिशा में बहती है, सीधी बात ये है। तो मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो नेगेटिव से जाएंगे और पॉजिटिव की ओर। ठीक है, और लेकिन जो धारा जो बहती है वो बहती है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा कौन सी दिशा में बहती है, प्रोटॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स कौन सी दिशा में बहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमेशा नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की ओर, क्योंकि धारा पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की ओर बहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इससे अगले धारा देख लिए, तो अब देखते हैं प्रतिरोध कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी पदार्थ का वो स्वाभाविक गुण जिसके कारण वो अपने में होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। रेजिस्टेंस का काम होता है विद्युत धारा को रुकावट पैदा करना, उसमें रुकावट पैदा करना मतलब उसको कम कर देना, कैसे भी करके उसको कम कर देना, उसके करंट को कम कर देना। ठीक है, तो इसको R से प्रदर्शित करते हैं रेजिस्टेंस को। किसी भी चालक तार में धारा के मार्ग को जो कम कर दे उसको प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसका मात्रक जो होता है वो R होता है, मात्रक ओम होता है, प्रतीक जो होता है वो R होता है। प्रतिरोध का आकार शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं। प्रतिरोध का जो आकार है उसकी पावर पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रतिरोध पर नहीं। इसका मतलब ये है कि जैसे रेजिस्टेंस वो पावर का कितने का है, तो उसका जो आकार है उस पर शक्ति पर निर्भर करता है कि कितनी पावर का है। जो बहुत से ऐसे छोटे छोटे होते हैं उसकी पावर बहुत होती है, जैसे बताया जाता है कि जितना बड़ा रेजिस्टेंस होता है उसकी उतनी ज़्यादा पावर होती है। ठीक, तो इसका जो मात्रक है एक बार देख लीजिएगा, उसका मात्रक होता है ओम होता है रेजिस्टेंस का, और इसको सिंबल होता है वो ये होता है कहीं भी, ये वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल है। ठीक है, तो छोटी सी चीज़ सीखी हमने कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वो गुण होता है जो धारा के मार्ग को मतलब कि रुकावट पैदा करता है। बोला जाता है कि ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, मतलब ऐसा कोई कंडक्टर नहीं जिसका कोई रेजिस्टेंस, हर चीज़ का रेजिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है कि ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस जो है, कोई भी रेजिस्टेंस है वो चार चीज़ों पर निर्भर करता है।
द रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल विच यूनिफॉर्म्स अक्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग 4 फैक्टर। 4 कारकों पर निर्भर करता है। क्या कि एक तो पदार्थ का मतलब जो बना हुआ है मटेरियल है उस पर, उसका मटेरियल क्या है पदार्थ की, या तार है वो किस पदार्थ का बना हुआ है मटेरियल, उस पदार्थ की लंबाई लेंथ, उस पदार्थ का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उस पदार्थ मतलब कैसे टेम्परेचर पे है। तो कोई भी रेजिस्टेंस है वो 4 कारकों पर निर्भर करता है, मटेरियल पे, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, तो चारों चीज़ों पर निर्भर करता है। पूछते हैं कि पदार्थ रेजिस्टेंस किन की मतलब पदार्थ के कोई चालक है उस पर किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर बात की जाए तो ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस और रजिस्टर। रजिस्टर एक कंपोनेंट है जबकि रेजिस्टेंस उसकी क्वालिटी है, मतलब उसका गुण है। एक रजिस्टर है वो एक कंपोनेंट हो गया, रेजिस्टेंस उसकी एक गुण हो गया कि उस पर इतना उसका एक गुण है। मान लीजिए रजिस्टर एक कंपोनेंट और रेजिस्टेंस उसका गुण। हर कोई इंसान है उसका एक गुण है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन्स है उसका एक गुण है कि उसके पास आवेश है। ऐसे एक रेजिस्टेंस एक कंपोनेंट है उसका एक गुण है कि उसके पास रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। ठीक है, रजिस्टिविटी भी कहलाती है प्रतिरोधकता। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब सबसे पहले लेंथ। ठीक है, तो अगर कोई पदार्थ का तो उसका लेंथ देखते हैं। तो लॉन्गर कंडक्टर हैव हायर रेजिस्टेंस, मतलब कोई चालक तार है अगर वो बहुत लंबा है तो उसका रेजिस्टेंस भी हमेशा हाई होगा। लेंथ लंबी है तो रेजिस्टेंस लंबा होगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन मस्ट ट्रेवल फर्दर द कोलोइड विद द मोर एटम्स। अगर कोई तार लंबा है उसमें इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा और हानि भी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा उसका होगा। तो अगर किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसमें जो रेजिस्टेंस है उसका बढ़ जाता है, सीधी बात ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट है क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कि उसकी जो मोटाई होती है वो कैसी होती है। तो थिकर वायर्स हैव लोअर रेजिस्टेंस, मतलब जो मोटे वायर्स होते हैं उनमें लोअर रेजिस्टेंस होता है। बिकॉज देयर इज अ लार्ज एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लीजिए कि इतना बड़ा उसकी मोटाई है तो इसमें से देखिए कि इसका रेजिस्टेंस कम होगा कि ज़्यादा होगा। अब एरिया उसका ज़्यादा है तो आराम से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा लो, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर उसका रेजिस्टेंस उसका एरिया बहुत छोटा है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन निकलने टाइम लगेगा तो वो होगा रेजिस्टेंस उसके मतलब कि आगे जाने के लिए रोक रहे हैं। और हमारा रेजिस्टेंस का काम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकना। तो जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा ज़्यादा, तो काम हो गया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस हमारा होगा कम। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस होगा हमेशा कम। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कम तो रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा। बस याद रखिए यही चीज़। ठीक है, दो चीज़ हो गई, लेंथ हो गई, क्रॉस सेक्शनल एरिया। किस मटेरियल का बना है वो, किस मटेरियल का बना होता है तो वो डिपेंड करता है कि डिफरेंट मटेरियल हैव डिफिकल्ट इंटरस्टिक रेजिस्टेंसिविटी। ठीक है, तो जिस पदार्थ का बना होगा उसका जो जैसे कोई तार कॉपर का बना होता है, कोई एल्यूमिनियम का होता है। तो एल्यूमिनियम के तार में जो है एल्यूमिनियम में सप्लाई बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है, कॉपर में थोड़ा टाइम लगती है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस है। जो चालकता होती है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो डिफरेंस मटेरियल हैव डिफरेंस इंट्रिंसिक रेजिस्टेंसिविटी। ठीक है, तो मीनिंग सम मटेरियल नेचुरली रेजिस्टेंस करंट मोर देन अदर्स। तो नेचुरली होते हैं बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं जिनमें नेचुरली रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो मटेरियल पर डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। एक लास्ट कारण है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, ठीक, तो टेम्परेचर पे कैसे काम करता है। फॉर मोस्ट मेटालिक कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर एज द एटॉमिक वाइब्रेशन हाइडर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है।
ठीक है, ठीक है। और मतलब कि कंडक्टर है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोई कंडक्टर है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब मान लीजिए कोई इंसुलेटर है, ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। ये मटेरियल पर डिपेंड करते हैं कि सेमीकंडक्टर है, ये मतलब कि मटेरियल बताएंगे हम आगे कि मटेरियल 3 प्रकार के बताएंगे, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। तो कंडक्टर का अगर कोई रेजिस्टेंस बनाएंगे, मतलब कोई चालक तार है उसका अगर हम उसको हीट देंगे तो उसका हीट देंगे तो उसका जो है क्या कहते हैं रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम उसका इंसुलेटर है, अगर उसको हम हीट देंगे तो वो कंडक्टर की बात ही काम करेगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए कि कंडक्टर पर कैसे काम करता है और इंसुलेटर पर काम करता है रेजिस्टेंस। कंडक्टर पर रेजिस्टेंस जो है, अगर हम उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंसुलेटर का कंडक्ट टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, बस इतना याद रखिए, ठीक। तो ये था रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस के कुछ इफेक्ट के बारे में। और ये एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कि R इज रो, रो को रेजिस्टिविटी से क्या कहते हैं, रो इज रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन एल। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये इसका एरिया है, ये इसकी लेंथ है, रेजिस्टेंस है। तो उसकी जो रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी किस पे करेगी, रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन उसकी लंबाई, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टिविटी हो गई, ठीक है। अब एक छोटा सा और पार्ट है हमारा जो अगला है, वो है कि शक्ति क्या होती है। अगर हम वोल्टेज के बारे में सीख गए कि वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज के बाद करंट के बारे में सीख गए, करंट के बाद हम रेजिस्टेंस के बारे में सीख गए, रेजिस्टेंस क्या होता है, तीनों का वी आई आर, तीन चीज़ सीख गए। तो वी आई आर से एक छोटी सी जो होती है पावर, पावर होती है किसी कार्य करने की ऊर्जा, ऊर्जा इजिकल टू पावर, पावर का एक फॉर्मूला होता है वी इजिकल पी इजिकल टू वी आई, वोल्टेज इंटू एम्पियर मतलब धारा, ठीक है। तो ये शक्ति जो होती है, अगर न्यूमेरिकल भाषा में बात की जाए तो वो होती है पी इजिकल टू वी आई, ठीक है। यहाँ पर हम दो चीज़ देखेंगे, एक वी इजिकल टू होता है आई आर जो का ओम का लॉ कहलाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे यहाँ से वी इजिकल टू आई आर, ठीक है। और यहाँ पर जो है फॉर्मूला दे दिया गया था, ये फॉर्मूला यूज किए जाते हैं न्यूमेरिकल्स में, और थोड़ा सा देखने के लिए हमने आपको डाल दिया, कहीं आपसे पूछ लिया जाए उसके लिए डाल दिया कि शक्ति क्या होता है। तो कार्य करने की जो ऊर्जा होती है वो शक्ति कहलाती है, ठीक है। तो P इजिकल टू वी आई और V इजिकल टू आई आर कर दिए। यहाँ पे जो I की वैल्यू है या V की वैल्यू है, वो वाली जो है ये वाली वैल्यू रख दीजिए, P इजिकल टू V की जगह रख दीजिए आई आर इंटू आई, ठीक है। तो ये हो जाएगा P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, ये P, और यहाँ पे वी पी बराबर वी स्क्वायर अपन आर, ठीक है। तो इतना याद कर लीजिएगा शक्ति क्या होती है, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, वी इजिकल टू पी इजिकल टू वी आई और यहाँ पर वी इजिकल टू आई आर, ठीक है। तो इसका जो शक्ति का मात्रक होता है वो वाट में होता है, एक अश्व शक्ति बराबर 740 वाट होते हैं, क्योंकि एक मीट्रिक अश्व शक्ति बराबर 735.5 वाट होते हैं। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 740 वाट, ठीक है। 1 किलोवाट हावर बराबर होता है 1.34 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1.34 हॉर्स पावर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आज की जो क्लास में हम जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं एटम के बारे में, एटम के बाद पढ़े हम जो है आवेश के बारे में, आवेश के बाद पढ़े हैं हम जो है आवेश के बाद पढ़े हैं विभवांतर के बारे में या विभव के बारे में, विद्युत वाहक बल के बारे में, उसको वोल्ट से करते हैं। उसके बाद करंट के बारे में पढ़ लिए, करंट का थोड़ा सा पढ़े हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही, छोटी सी क्लास थी। अगले पार्ट्स में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटी के बारे में, इंडक्टर के बारे में, ठीक है। और एक दो
टॉपिक और होगा उसके बारे में, तो आपका थोड़ा सा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वो क्लियर हो जाएगा। फिर अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में और क्या कहते हैं किरचॉफ के लॉ के बारे में। तो यहाँ तक का जो आपका न्यूमेरिकल्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें तो, और इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, दोनों क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।